नमस्ते। कैसे हैं आप सब? कभी सोचा है कि जिस घर में आप रह रहे हैं उसके सरकारी टैक्स बिल पे किसी और का मतलब पुराने मालिक का नाम क्यों लिखा है? द लीगल सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये चर्चा सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, इसे कानूनी सलाह ना समझे। आपने मकान खरीद लिया, रजिस्ट्री भी हो गई, लेकिन नगर निगम के रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी टैक्स बिल पर नाम अभी तक नहीं बदला है। अरे ये तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत से लोग फेस करते हैं। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, अरे छोड़ो ना यार, टैक्स तो मैं ही भर रहा हूं, टाइम पर भर रहा हूं, नाम किसी का भी हो, क्या फर्क पड़ता है। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो एक मिनट रुकिए। नहीं नहीं, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सोचिए, कल को आपको यही प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाए या फिर इस पे बैंक से लोन लेना हो। जानते हैं सबसे पहले आपसे क्या मांगा जाएगा? जी हाँ, यही म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज का सबूत। तो आज की इस पूरी बातचीत में हम यही समझेंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स बिल में नाम बदलवाने का सबसे आसान और सही तरीका क्या है। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं और सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी कानूनी सच्चाई बताता हूं जो शायद 90% लोगों को पता ही नहीं होती। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो नगर निगम के ऑफिस जाते हैं और अधिकारियों से लड़ने लगते हैं कि साहब ये मकान हमारा है तो टैक्स बिल में हमारा नाम क्यों नहीं है। यहां पर ना एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, ध्यान से सुनिए। प्रॉपर्टी टैक्स का बिल आपके मालिकाना हक का सबूत है ही नहीं। जी नहीं है। यह बिल सिर्फ ये बताता है कि उस प्रॉपर्टी का टैक्स भरने की जिम्मेदारी किसकी है। यह एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है जिसे समझना बेहद जरूरी है। और देखिए, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में बिल्कुल साफ साफ कही है कि प्रॉपर्टी टैक्स बिल हो या म्यूटेशन की एंट्री, इसे मालिकाना हक का सबूत नहीं माना जा सकता। तो सवाल उठता है कि भाई फिर असली मालिक कौन है? कानून की नजर में आप किसी प्रॉपर्टी के असली मालिक तब बनते हैं जब आपके पास उस प्रॉपर्टी की रजिस्टर्ड सेल डीड, जिसे हम आम भाषा में रजिस्ट्री कहते हैं, वो होती है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? रजिस्ट्री आपको मालिक बनाती है, टैक्स बिल नहीं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर टैक्स बिल मालिकाना हक का सबूत नहीं है तो फिर इसमें नाम बदलवाने की इतनी माथापच्ची क्यों करें? देखिए, जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आपको बिजली पानी का कनेक्शन अपने नाम पर करवाना है तो इसकी जरूरत पड़ेगी। बैंक से लोन लेने जाएंगे तो वो म्यूटेशन की कॉपी मांगेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब आप प्रॉपर्टी बेचने जाएंगे ना, तो खरीदने वाला सबसे पहले यही कहेगा, भाई साहब पहले टैक्स बिल तो अपने नाम करवा कर लाइए। इसीलिए ये काम जितनी जल्दी हो सके निपटा लेना चाहिए। चलिए अब सीधे समाधान पर आते हैं, देखते हैं कि ये काम होता कैसे है। सबसे पहला और सबसे सीधा केस लेते हैं। जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी है और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे कागजात मौजूद हैं, ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, इसे लीगली म्यूटेशन या हिंदी में दाखिल खारिज कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है सरकारी रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी का टाइटल पुराने मालिक के नाम से हटाकर नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर करने का ऑफिशियल तरीका। तो इसके लिए आपको अपने एरिया के नगर निगम में कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। लिस्ट बना लीजिए। एक म्यूटेशन एप्लीकेशन फॉर्म, आपकी सेल डीड यानी रजिस्ट्री की एक कॉपी, प्रॉपर्टी का लेटेस्ट टैक्स चुकाने की रसीद, अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी हाउसिंग सोसाइटी में है तो वहां से एक एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और आपका अपना आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड। बस ये डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिए, एक छोटी सी म्यूटेशन फीस भरिए और आपका काम हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि आजकल दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन भी हो गया है और आमतौर पर आप मानकर चलिए कि 15 से 45 दिनों के अंदर आपका नाम सरकारी रिकॉर्ड में अपडेट हो जाता है। अब आते हैं उन लोगों पर जो असल में फंसे हुए हैं, जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं ही नहीं। हाँ, ये सिचुएशन थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन घबराइए नहीं, इसका भी एक कानूनी रास्ता है। सोचिए, किसी के पास कोई पक्की रजिस्ट्री नहीं है, बस कोई कच्ची लिखा पढ़ी कोई एग्रीमेंट है, या फिर कोई बहुत पुराना दादा परदादा के जमाने का मकान है जिसके कागज ही नहीं मिल रहे। अब ऐसे में जब आप नगर निगम जाते हैं और अधिकारी आपसे रजिस्ट्री मांगता है और आपके पास वो है ही नहीं, तो फिर क्या करें? इसका भी एक कानूनी रास्ता है और वो है इंडेमनिटी बॉन्ड और एक एफिडेविट। ये उन मामलों के लिए एक बहुत ही जरूरी लीगल टूल है जहां आपके पास स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। इसमें होता क्या है, आपको एक स्टैम्प पेपर पर इंडेमनिटी बॉन्ड बनवाना होता है। इसमें आप लिख कर देते हैं कि मैं इस प्रॉपर्टी पर अभी रह रहा हूं, यानी मैं इसका कब्जेदार हूं। इसका टैक्स भरने की जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरी है और अगर भविष्य में मालिकाना हक को लेकर कोई भी झगड़ा या विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी होगी, नगर निगम की नहीं।
तो ये बॉन्ड और साथ में एक एफिडेविट देकर आपका नाम कब्जेदार यानी ऑक्यूपायर के तौर पर दर्ज कर दिया जाता है। एक बात याद रखिएगा, इससे आप कानूनी तौर पर मालिक यानी ओनर नहीं बनते, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स में आपका नाम आ जाता है और टैक्स बिल आपके नाम पर आने लगता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत की बात है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी केस पर, और ये केस है विरासत में मिली हुई प्रॉपर्टी का। मान लीजिए कि प्रॉपर्टी आपके पिता या दादाजी के नाम पर थी और अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो ऐसे केस में नाम बदलवाने के लिए आपको सेल डीड या रजिस्ट्री की कोई जरूरत नहीं होती। इस केस में आपको कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे मालिक का डेथ सर्टिफिकेट, आप उनके कानूनी वारिस हैं इसका सर्टिफिकेट, और सबसे जरूरी आपके जो बाकी भाई बहन हैं उनसे एक एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसमें वो लिख कर देते हैं कि उन्हें प्रॉपर्टी आपके नाम पर ट्रांसफर होने में कोई आपत्ति नहीं है। ये सब जमा करने पर आपका विरासत म्यूटेशन हो जाता है। तो दोस्तों, पूरी बात का निचोड़ ये है कि ऑफिस में जाकर गुस्सा करने या बहस करने से काम नहीं बनेगा। काम बनेगा सही प्रक्रिया, सही प्रोसीजर फॉलो करने से। अगर आपके कागज पक्के हैं तो नॉर्मल म्यूटेशन करवाइए, और अगर कागजों में कोई कमी है तो इंडेमनिटी बॉन्ड वाला रास्ता अपनाइए। तो अब आप ही सोचिए, अपनी प्रॉपर्टी के कागजों को अपडेट रखना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है या भविष्य के लिए एक सुरक्षा कवच? क्या ये छोटी सी लगने वाली प्रक्रिया आपको आने वाले बड़े विवादों से नहीं बचा सकती? आपको इस प्रोसेस में कहां दिक्कत आ रही है, मुझे कमेंट में बताएं, मैं जवाब दूंगा। ऐसी ही कानूनी जानकारी के लिए द लीगल सफर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। जय हिंद।